आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया गया है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हूबहू मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें कि कौन से क्वेश्चन का जवाब क्या होता है और कैसे होता है। तो देखते हैं आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देख लीजिए और जवाब इसे देने का प्रयास कीजिए। ऐसे आपको 50 क्वेश्चन डायरेक्शन के रूप में पहले से पता है कि 50 क्वेश्चनों का जवाब देना होता है, जबकि आपके पास टोटल 100 प्रश्न एग्जामिनेशन में आएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, यह देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx इक्वल टू c, थोड़ा ध्यान दीजिएगा द्विघात समीकरण पर, के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया है हम लोग को। कंफ्यूज ये किया है कि यहां पर द्विघात समीकरण थोड़ा सा अटपटा ऐसा दे दिया है, तो आप इस सही से द्विघात समीकरण लिख लेंगे जो हो जाएगा ax² प्लस bx, और LHS में लाते हैं c को तो हो जाता है माइनस c इक्वल टू 0। अब इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए का वैल्यूएशन में माइनस बी बाई ए ही है, मतलब ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थात इस प्रश्न में हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए थोड़ा तेज क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को जवाब दे सके और समझ सके। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका जवाब एक बार जानेंगे और देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 के एक मूल्य 1/3 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा, आपको यह बताना है। तो इसका सवाल का जवाब हम बताएं तो अगर आप इसको बनाते हैं तो मूलों के गुणनफल से बनाइए, सवाल जल्दी बनेगा। कैसे मतलब, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास होता है c बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा में एक मूल का मान दे दिया है हमारे पास 1/3, तो एक मूल का मान आप रख लीजिए 1/3, और एक मूल का मान जैसा है वैसे छोड़ दीजिए क्योंकि उसका मान हमें निकाल के बताना है। और c बाई ए का मान रख लीजिए, तो c आपके पास 3 है जबकि a के पास आपका जो वैल्यू है वो 3 है, तो वो रख लेंगे 3। अब 3 से 3 को कटा लेते तो एक बार में कटता है, और 1/3 को RHS में भेजते हैं तो बीटा का मान आ जाता है, वो आ जाता है 3। मतलब इस तरीके से हम कहेंगे कि बीटा का मान जो होगा 3, जो ऑप्शन नंबर डी के बराबर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न के स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरे का जवाब जानेंगे और इसे समझ के बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूल कैसा है, तो वास्तविक और समान है, इसका मतलब कि इसका जो d होगा वो 0 के बराबर होगा। क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे द्विघात समीकरण के मूल जब बराबर होते हैं, सॉरी वास्तविक और समान होते हैं तो d का वैल्यूएशन 0 के बराबर होता है। अब इसको निकालिए, d निकालिए, तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, और इक्वल टू में आप लिख लीजिए 0। अब b² माइनस 4ac इस वहां से मान आप रख सकते हैं, तो b के जगह पर आपको दिख रहा होगा 6k, याद रखेंगे ये आपके पास है 6k, इसका स्क्वायर करेंगे उसके बाद लिखेंगे -4, a के जगह पर आपको 9 मिला, और देख सकते हैं d के जगह सॉरी c के जगह पर आपको 4 मिल रहा है, और इक्वल टू कर लेते हैं 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे 6k² को करते हैं तो हो जाता है 36k², और ये RHS में भेज दीजिए तो आपके सामने यहां जो गुना हो जाता है तो 9 चौके 36 और 36 चौके गुना कर लेते हैं तो 6 चौके 24, 2 हासिल, 4 तिये 12 और 2 14, मतलब ये हो जाता है 144। अब 36 को RHS में भेजेंगे तो आपको k² का मान मिल जाएगा, निकाल लेंगे 144 बटा में 36 करके, तो 12 से 12 बार में कटता है 136, और 12 तिया कटता है 136। अब 3 से इसको कटा लीजिए तो ये 4 बार में कट गया, और k² बराबर अगर 4 है तो आप समझते होंगे कि k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो दिख रहा है आपको कौन से ऑप्शन में, वो दिख रहा है आपको ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन 2 और 0, क्योंकि दूसरा आप जब मान निकालेंगे 0 का तो यहां से आपके सामने आ जाएगा 0, मतलब इसमें हम कहेंगे ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्योंकि जब आपके सामने k² का वैल्यू है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर नेगेटिव का कोई अंश नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने है चौथे नंबर में, इसको समझ के जवाब देने का जल्दी से प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल
पढ़ चुके हैं हम लोग। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब सी और ए का वैल्यूएशन रख दीजिए। सी का वैल्यू आपके पास 1 है, 1 रख दिए। ए का वैल्यू 4 है तो 4 रख दिए, 1/4 आंसर हो गया जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतना ही टाइम आपको लगना चाहिए आपके एग्जामिनेशन में, यह बात ध्यान में रखिए। पांचवा प्रश्न देखिए, इसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जवाब क्या होता है समझ के। प्रश्न क्या है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए ये समांतर श्रेणी में है तो इसको हम अल्टरनेटिव तरीके से बताते हैं, ज्यादा मतलब बेहतर तरीके से बना पाएंगे। तो यहां जो आपके सामने ए बी सी चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से वैसा ऑप्शन चुनिए जो x के जगह पर रखने पर यह समांतर श्रेणी का निर्माण कर दे। अल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे, जल्दी बन जाएगा आपका। करके देखते हैं। जैसे x के जगह पर आपको यदि 1 रखना है, पहला वाला टर्म जो ये दिया गया है, तो 1 और 2 ये आपके सामने हो जाएगा 3। यहां रखते हैं तो ये होता है 3, और यहां जब रखते हैं तो 4 एकम 4 और 1 5। अब देखिए 3 3 5 ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब कि ये आंसर मेरा सही नहीं है। और जल्दी से इसी तरीके से 2 रख के देख लीजिए, तो 2 और 2 यहां से हो जाते हैं आपको 4, यहां से मिल जाएंगे 3 दूनी 6, और 2 जब x का वैल्यू यहां रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9। अब देख लीजिए कि 4 6 9 क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो ये भी आपके समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप 3 रख के जांच कर लीजिए, ऐसे जांच करिएगा जल्दी बनेगा, नहीं तो आपको टाइम काफी लग जाएगा। तो 3 और 2 हो जाता है 5, यहां रखिए 3 और 3 हो जाते हैं गुना करने पर 9, और यहां जब रखते हैं तो 4 3 12 और 1 होता है 13। अब देखिए 5 और 4 और 9 और 4 ये समान अंतर हो गया, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा पांचवें का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर। छठे का जवाब देके समझाने का प्रयास करेंगे, और आज के सेशन में जितने सही प्रश्नों का आप सही उत्तर दे पा रहे हैं उनको जरूर काउंट करेंगे, यही आपके एग्जामिनेशन में फायदा करेगा। समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सारवंतर क्या है, तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, डी। तो डी निकालते हैं a2 - a1 के द्वारा। अब a2 देख लीजिए कितना है, -4 है, और इसमें घटा देना आपको 0 को, तो -4 में 0 घटाएंगे तो -4 ही रह जाएगा, और यह दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा इसका आंसर। समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12वां पद ज्ञात करने का तरीका हम बताते हैं। आपको लिख लेना है a12, और 12वां पद निकालने का मतलब होता है आपको लिख लेना होगा a + 11d। मतलब 12वां पद निकालने तो एक कम यहां पर d के गुणज के रूप में लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। a का मान जो 14 दिख रहा है तो 14 रख लिए, प्लस 11, और d का मान देख लीजिए तो 9 में से अगर 14 को घटाते हैं तो आपको मिल जाता है -5। ध्यान रखिएगा, अगले में से पहले को घटा के हमें सारवंतर निकालना होता है। तो ये हो गया 14, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, और 11 पचे हो जाता है 55। अब 14 में से 55 को हम घटा देंगे तो आपके सामने आ जाएगा -41, और ये मिला है ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न धमाकेदार, और इस प्रश्न का जवाब कितने लोग दे पाते हैं ये देखना है हमें। 8वां प्रश्न क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, मतलब a बराबर दे दिया हमें 13, सार अंतर जो है d ये दे दिया हम लोग को 4 -4 हो, तो इनके प्रथम 10 पदों का योगफल पूछा गया है। तो प्रथम 10 पदों का योगफल मतलब h10 आपसे पूछ दिया गया है। तो h10 का फॉर्मूला आप जानते होंगे, n/2, n की जगह पर आपको 10 रखना है, इंटू 2a, a की जगह पर आपको रख देना है 13, प्लस n-1। अब n की जगह पर आपको 10 रखना है, तो 10 - 1 इंटू d, और d के जगह पर आपको रख लेना है -4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए 2 से आप कटाइएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब 5 बचा यहां पर। अब 13 दूनी हो जाता है यहां पर 26, और 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9, और 9 चौके हो जाता है 36। देख लीजिए 9 चौके 36 अर्थात -36, क्योंकि 4 में आपके सामने माइनस है। अब 5 के साथ 26 में से 36 को घटा लीजिए तो मिला हमें -10, और -10 से 5 में गुना करेंगे तो सारे बच्चे जानते हैं -50 मिलेगा, जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न आगे है आपके सामने 9वें नंबर में। इसका एक बार जल्दी से जवाब समझेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पता चल पा रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। एकदम आप ही की तैयारी के लिए यह वीडियो स्पेशल बनाया गया है। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है। अब आपसे पूछा गया है y अक्ष पर बिंदु। तो देखिए y अक्ष का आप जानते होंगे x निर्देशांक 0 होता है। अल्टरनेटिव विधि बताते हैं। y अक्ष पर अगर है तो उसका मतलब x वाला जो अंक होगा उसका 0 होगा। y वाला कुछ भी हो सकता है, y वाला कुछ भी अंक हो सकता है। तो ये देख सकते हैं इसमें y 0 है, ये नहीं होगा। इसमें 0 ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। इस पर 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा। मतलब अगर हम अल्टरनेटिव तरीके से बताएं तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हमें मिल गया। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके बना सकते हैं। हम आपको अल्टरनेटिव तरीके से भी क्वेश्चन को बता दिए। चलिए अगले प्रश्न को। इतना ही टाइम लगाना है आपको अपने तैयारी में, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में। याद रहे कि जिस प्रश्न का सही आंसर पता चल पा रहा है वो जल्दी से बना के आपको आगे निकलना है। चलिए 10वां देखते हैं। आर जिसका निर्देशांक है 5 6, बिंदु ए 6 5 और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइन है, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और इसका नाम दिया हुआ है क्या, ए बी। थोड़ा समझेंगे जल्दी से। ए का मान हमारे पास दे दिया है 6 5 और बी का मान दे दिया है 4 y, और इसका मध्य बिंदु है, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया गया है आर के रूप में, और आर आपके पास है कितना 5 6। अब समझना ये है, आप कीजिएगा थोड़ा सा इरेज हो गया। समझना ये है हम लोग को कि इसमें जो हमारे पास बिंदु था, ऐसे जो लाइन हम खींचे थे, इसमें ए और बी का जो मध्य बिंदु था आर, इसका निर्देशांक हमें बताना था। ए का निर्देशांक है 6 5, बी का निर्देशांक था 4 y और आर का निर्देशांक मेरे पास है 5 6। तो निकालना y का मान। तो अब देखिए ए बी का मध्य बिंदु ये आर है, इसका मतलब मध्य बिंदु सूत्र निकालना है। लेकिन y का मान निकालना है तो केवल आप y वाले टर्म को ले लेंगे, अर्थात लिख लेंगे y प्लस y1 प्लस y2/2 बराबर। अब इधर देखिए, इधर के मध्य बिंदु से निकाल लिए तो यहां आपको y निर्देशांक ही वैल्यू लेना है, मतलब 6। अब सॉल्व करिए। y1 y2, ये आपका y1 हो गया 5, y2 हो गया आपके सामने y, और y2 इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 प्लस y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलता है 6 दूनी 12, और इस तरीके से अगर आप यहां से y निकालते हैं तो 12 में से 5 घटाना होगा, मतलब 7 बचा, अर्थात ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है जो आपके सामने है। 11 12 13 3 प्रश्न एक साथ जवाब देने का प्रयास करेंगे। कितना जल्दी जवाब दे पाते हैं यह हमें देखना है। प्रश्न क्या है, आंकड़े कुछ है, इसकी माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता चुके हैं। पहले आपको इसको क्रम में सजाना होगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। चलिए सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 3, उसके बाद दिख रहा है 5, उसके बाद दिखा हमें 6 7 8 9, उसके बाद 10 भी है, और उसके बाद हमें दिख रहा है 12। काउंट कर लीजिए, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। ठीक है, माध्यिका चुनना है, मध्य में चुनना है। तो मध्य में चुनने के लिए हमें मध्य में 2 अंक मिल रहे हैं, 7 और 8। एक संख्या मिलता वही आंसर होता, लेकिन मध्य में मिला तो आपको क्या करना है, 7 और 8 को जोड़ के इसे आधा कर देना है। अब 7 और 8 जोड़ते हैं तो 15 होता है, 15 को आधा करेंगे तो 7.5 होता है, मतलब 7.5 जो दिया गया ऑप्शन बी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 12 देख लीजिए। 12 में बताना है इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक कैसे बताते हैं, सब लोग जानते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है हमारे प्यारों, वही होता है हमारा बहुलक। देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज्यादा बार हमें 9 दिखा, 1 2 3 4, 4 बार है, और ऐसी संख्या कोई 4 बार नहीं आया है, तो हम कहेंगे ये बहुलक होगा डी ऑप्शन में, जो कि दिख रहा है 9। 13 देखते हैं, इसी के साथ सभी प्यारों जवाब देंगे 13 क्वेश्चन का। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, यस यस आ गया है एक स्पेशल क्वेश्चन, अभाज्य संख्या। तो याद रखें अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणज होते हैं, या एक या स्वयं वही संख्या। अब देख लीजिए ऐसा कौन है, 27 नहीं, एक और स्वयं के अलावा 3 से भी इसे कटाया जा सकता है, ये नहीं होगा। इसके बाद 35 नहीं, ये भी नहीं होगा, 7 से इसको कटा सकते हैं और भी से कटा सकते हैं। लेकिन 13 देखिए
13 को केवल 1 से और 13 से केवल घटा सकते हैं, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर आपको मिलेगा सी। डी को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा और अगला प्रश्न आ गया है 3 के कॉम्बिनेशन में। पुनः एक बार इन सभी सवालों का जवाब टनाटन तरीके से देंगे हम सभी लोग। 14 देखिए, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। काफी फेमस क्वेश्चन। इसके लिए हम आपको स्पेशल सूत्र बता दें कि बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है और बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, याद रखेंगे 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप सवाल को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। 3 गुने माध्यिका, माध्यिका कितना दिया था, तो माध्यिका मेरे पास दिया है 9 माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना दिया है तो 8.9। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 9 हो जाता है 27 और यहां से 2 से गुना कर देते हैं तो 9 दूनी 18, 1 हासिल 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब 17.8। अब 27 में से 17.8 को आप घटा लेंगे इस तरीके से, आराम से घटा लेंगे तो ये आपका बचेगा 2, यहां बच जाएगा 9 चूंकि ये 6 हो जाएगा और ये आपके पास 0 हो जाएगा, मतलब 9.2 आया जो मिला आपको ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए लगे हाथ 15 का भी जवाब देते हैं। 15 समझते हैं इसका जवाब क्या होगा। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या है, तो किसी भी 2 संख्या का समांतर माध्य निकालना है, बस उसे आपस में जोड़िए और उसे कर दीजिए 2 से भाग। इतना जो कर लेगा उसे समांतर माध्य मिल जाएगा। तो 19 5 9 5 14 2 1 3 और 1 4, 44/2 कटाइए, आया आपके पास 22 और इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 16 देखते हैं। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं बराबर वाट, आपको बताना इसका मान कितना होगा। तो याद रखेंगे किसी घटना, किसी प्रायिकताई घटना पीई और इसको हम पीई डैश से भी दर्शाते हैं, याद रखेंगे। और इन दोनों का योग नहीं और हां का योग जो होता है वो हमेशा 1 होता है, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सारी क्वेश्चन का जवाब हम जल्दी जल्दी देते जा रहे हैं और आप भी मिलान करते जाएंगे आप कितने प्रश्नों का सही जवाब हमसे पहले दे पाए हैं। कमेंट में अंत में जरूर बताइएगा आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए थे। प्रश्न क्या है 17 नंबर, 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। अब 2 सिक्का उछाला गया तो 2 सिक्का उछालने पर टोटल संभावना कितनी बनती है, ये थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। टोटल संभावना तो दोनों सिक्कों पर या तो हेड हो सकता है, एक पर हेड दूसरे पर टेल हो सकता है, दूसरे पर पहले पर टेल दूसरे पर हेड हो सकता है, या फिर दोनों पर टेल हो सकता है। तो यहां पर पूछा गया 2 शीर्ष, शीर्ष को हम लोग हेड कहते हैं। तो शीर्ष आने की देखिए एक पर हमारे पास 2 हेड है तो एक संख्या हो गया एनी का मान और एनएस टोटल का मान हो गया मेरे पास 4, तो 1/4 अर्थात ये मिला हमें ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। आप पढ़ चुके होंगे कि किसी घटना की प्रायिकता P बराबर होता है एनी बटा में एनएस, इस तरीके से आप जाने होंगे। तो एनी का मान हो गया था 1 और एनएस का मान हो गया था 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर में इसका जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, यदि किसी समान ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए अगर आप इसको सवाल को बनाते हैं काफी आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। चलिए हम आपको बेसिक दम कॉन्सेप्ट से बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज को ड्राइंग कर लेते हैं इस तरीके से, त्रिभुज मान लीजिए इस तरीके से हम ड्राइंग कर लेते हैं ताकि आपको समझा सके। समकोण त्रिभुज, जैसा कि जानते हैं समकोण त्रिभुज हमेशा बनता है। अब यहां पर प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में बोला गया है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो है उसका वो जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। मतलब ये चीज कि अगर ये आपके सामने x है, ये इसका छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई तो यही आधार BC वाला होता है, तो ऊंचाई जो होगा उसका, स्तंभ की ऊंचाई जो होगा वो इसका √3 गुना होगा। ये बेसिक तरीके से आप समझ सकते हैं। छाया की लंबाई की कितनी गुनी है, छाया की लंबाई की √3 गुनी है। अब आप √3 और इसको लंब बटा में आधार निकाल दीजिए, तो √3 बटा में x करेंगे तो x कट जाएगा और बच जाएगा आपके पास tan। मतलब आपको सोच लेना है कि tan में कितने का मान होता है √3,
तो tan में √3 मान होता है 60 डिग्री का, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने 19 और 20 नंबर में। चलिए 19 का जवाब पहले जानेंगे। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लसा, इनका लसा क्या होगा, जानकारी ले लें कि किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दोनों का गुणनफल होता है। अभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए अगर 3 और 5 का अगर आपको निकालना होगा लसा, लघुत्तम समापवर्तक, तो क्या करेंगे, 3 और 5 को गुना करेंगे, 15 आएगा, लसा निकल गया। तो अभाज्य गुणनखंडों का लसा निकालने के लिए, मतलब एलसीएम निकालने के लिए गुना किया जाता है। इस तरीके से हम कहेंगे ऑप्शन सी जो होगा इस 19 का सही आंसर होगा। चलिए लगे हाथों 20 देख लेते हैं। 20 आपसे क्या पूछा गया ये देखते हैं। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो याद रखें घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से अगर कम है तो नहीं हो सकती, और अगर 1 से अधिक है तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में है तो घटना की प्रायिकता होगी। अब देख लीजिए 1/3 ये हो सकती है क्योंकि 0 और 1 के बीच है। 0.3 ये भी हो सकता है। 33% क्योंकि 33% को निकालेंगे तो बटा में 100, मतलब ये भी 0.33 के बराबर आएगा, ये भी होगा। लेकिन 7.6 जब भाग लाएंगे तो 1 समथिंग आएगा, मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से ज्यादा हो गया। इसलिए हम कहेंगे प्रश्न डी का 20 का राइट आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने 21 और 22 नंबर में। जब आप जानेंगे समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन, मतलब पूछ दिया आपसे कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, सॉरी माफ कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा। लेकिन मूलों का गुणनफल पूछा गया तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए मूलों का योगफल निकालिए। मूलों का योगफल मतलब आपको निकाल लेना है तो 18/7 आ जाएगा, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा -b/a होता है तो -b, थोड़ा सा गलती हो गया। चलिए हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसको निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और ये होता है मेरे पास c/a। अब देखिए a से a आप कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली। -b के जगह पर देख लीजिए कितना है -12, तो ये हो जाएगा आपके पास +12। और c के जगह पर कितना है, तो c के जगह पर आपके पास 18 है तो यहां लिख दीजिए 18, कैंसिल कीजिए तो 6 दूनी और 6 तिया, मतलब 2 अनुपात मिल जाएगा 3। और ये मिला किस ऑप्शन में, डी में, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 22 देख आप एक बार देने का प्रयास करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा, आपको c का मान बताना है। तो याद कीजिए कि जब मूल बराबर होते हैं तो उसका विवेचक जो होता है एकदम 0 होता है। अगर ये कंडीशन याद है तो सवाल बनाने में आसानी होगी। अब d क्या होता है, d होता है b² - 4ac = 0। अब b² - 4ac है तो b² बराबर क्या होगा, 4ac को RHS में भेज सकते हैं तो आ जाएगा 4ac। और यहां से अगर c निकाले तो 4a को ला देंगे LHS में तो मिल जाएगा b² / 4a = c। और इस तरीके से c का वैल्यू आपको मिल जाता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, ये टच करता है आपको ऑप्शन नंबर डी का, मतलब इससे 22वें में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आएगा जो आपके सामने होगा 23 नंबर में। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, y = 10 मतलब y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो याद करेंगे y का वैल्यूएशन अगर दिया हुआ है कोई अंक तो उसका जो होगा वो x अक्ष के समांतर होगा। x अक्ष के जो होगा वो समांतर होगा, आप याद रखेंगे। लेकिन अगर y के बदले x बराबर कोई दिया है वैल्यू तो वो जो होगा वो y अक्ष के समांतर होगा। भले x दिया है तो y अक्ष के, y दिया है तो x अक्ष के, ये दम एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो y बराबर दिया है वैल्यू, इसका मतलब x अक्ष के समांतर होगा। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में बढ़ चलेंगे आगे। 24 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब तृतीय चतुर्थांश में कैसे स्थित होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे चतुर्थांश की अगर बात करें तो चतुर्थांश ऐसे प्राप्त होते हैं। अब इसमें पहले वाले में दोनों प्लस होता है, मतलब x और y दोनों प्लस होता है यहां पर।
अब x और y दोनों जब यहां पर प्लस होते हैं तो हम कहेंगे कि द्वितीय में क्या होता है, तो द्वितीय में आपके पास होता है x माइनस और y प्लस, तृतीय में दोनों माइनस, और चतुर्थ में होता है पहले प्लस उसके बाद माइनस। पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है। अब देख लीजिए कि तृतीय में पूछा है तो तृतीय में दोनों माइनस होना चाहिए, और दोनों माइनस का क्रम किस में दिया है, तो दोनों माइनस का दिया है क्रम बी में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर जो है 25 नंबर में। चलिए एक एक का जवाब जल्दी जल्दी देने का प्रयास करेंगे। 25 देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल। अब देखिए n पदों का योगफल का ये डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया, तो n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो सी ऑप्शन को टच कर रहा है, मतलब इसका हम राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। 26 देखते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या है। अब 10वां पद निकालने का तरीका हम अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाए थे। 10वां पद निकालना है तो a10 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, a प्लस 9d। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू रख देंगे जो आपको 2 दिख रहा है, 2 रख लीजिए, और 9d, d का मान रखना कैसे है, तो 7 में से 2 को घटा के तो मिल जाएगा आपको 5। तो 9 पचे 45 और 45 और 2 जोड़ दीजिए तो हो गया 47, और ये मिल रहा है ऑप्शन सी में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 27 देखते हैं इसी हाथों। समांतर श्रेणी आपके सामने दिया गया है 14 9 4 माइनस 1 6 का nवां पद क्या होगा। अब आपको nवां पद कैसे निकालना है ये थोड़ा सा समझा देते हैं। nवां पद चलिए निकाल के बताते हैं। nवां पद निकालने का मतलब an निकालना है, और n बराबर होता है, सभी लोग जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो आपको मिल जाता है 14 प्लस n का मान नहीं रखना है चूंकि nवां पद ही ज्ञात करना है, लेकिन d का मान आपको रख देना है 9 में से 14 को घटा के। तो 9 में से 14 घटाएंगे तो आपको -5 मिलेगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले 14 -5 से गुना करते हैं तो आपके सामने यहां जो पद आ जाता है यह आ जाता है -5n, और -5 से -1 में गुना करते हैं तो +5 आता है। तो 14 और 5 हो जाता है आपके सामने ये 19 -5n, और ये देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में ही, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने 28 नंबर में, जवाब इसका देने का प्रयास करेंगे। समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा। चलिए 10 पदों का योगफल पूछा है, चलिए हम आपको स्पेशल तरीके से बताते हैं। अब Sn निकालना है, लेकिन S10 निकालना है आपको। S10 का वैल्यूएशन क्या होता है, n/2, n का वैल्यू 10 है, इंटू 2a, a के जगह पर आपको रख लेना है ये 2 प्लस n माइनस 1। अब n का मान आपको 10 रखना है, 10 में से 1 घटाइएगा 9 बचेगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटू डी कैसे निकालेंगे, तो 7 में से 2 घटा के तो आपको मिल जाएगा 5। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 2 से अगर 10 घटाते हैं तो 5 बार में कटता है, तो मेरे पास ये 5 वैल्यू हो जाता है, और इंटू में देखिए तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 यहां से, और 9 पचे 45, 45 और 4 को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे, तो 45 और 4 आपके सामने जो हो जाएगा वो हो जाएगा 49। अब 49 से 5 में गुना कर दीजिए, तो 9 पचे 45, 4 हासिल, 5 के 20 और 4 24, 245 हुआ, और 245 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 देखिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x के मान बराबर हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट सूत्र दिया गया है, x बराबर सूत्र हो जाता है -b प्लस माइनस रूट डी, रूट नहीं दिया है, d नहीं दिया है, जो लिख सकते हैं आप b² माइनस 4ac, और बाइट कर सकते हैं 2a। अब मिलाइए इस ऑप्शन को, कौन सा टच करता है, तो इस ऑप्शन को टच कर रहा है c, इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर 29 का c होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आ गया है आपके पास बच्चा लोग 30वें नंबर में। 30वां क्या है, बिंदुओं 9 3 और 15 11 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने का दम सबसे आसान तरीका, पहले आपको x1 x2 अपने माइंड से निकाल लेना है घटा के, तो 9 में से 15 निकालिए, 9 में से 15 घटाइए तो 6 बचता है, -6 माफ कीजिएगा, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए 36, प्लस में
अब क्या करना है आपको, y1 y2 करना है। तो 3 में से 11 घटाइए, 3 में से 11 घटाते हैं तो आपको मिल जाता है 8। अब 8 का स्क्वायर कर लीजिए तो आपको मिल जाता है 64। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो 64 और 36 हो जाता है 100, और 100 का वर्गमूल हमारे बच्चे लोग होता है कितना, 10। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, जल्दी बना पाएंगे और आप जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन में आंसर दे पाएंगे। 31 देखते हैं। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब उसकी त्रिज्या आपसे इस सवाल में पूछा गया है। चलिए आपको त्रिज्या करके बताते हैं। तो त्रिज्या के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा आपके सामने वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास वृत्त है। अब वृत्त की परिधि दिया हुआ है, परिधि मतलब ये गोलाई, तो आपको त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या को हम r से डिनोट कर लिए। अब ये डिनोट कर लिए तो चलिए हम समझाते हैं। वृत्ताकार परिधि कितना होता है, तो ये होता है 2 पाई r और बराबर में दिया हुआ है 4 पाई क्वेश्चन में। अब देखिए 2 पाई से 4 पाई को 2 बार में कटाएंगे तो r का वैल्यू कितना मिल गया, 2, मतलब 2 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 32 देख लेते हैं। इसी के साथ 32 देखते हैं। 32 में समझते हैं क्या जवाब आपका होना चाहिए। प्रश्न क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र क्या होता है, तो अर्धवृत्त की परिमिति का जो सूत्र होता है वो सब लोग पढ़े होंगे। इसका मान हो जाता है पाई r प्लस 2r। अब क्या करेंगे यहां पर कि r दोनों में से आप कॉमन कर सकते हैं, तो पाई प्लस 2 बचेगा और बाहर आपके सामने r आ जाएगा। तो पाई प्लस 2 जैसे वैसे दिया हुआ है, लेकिन बाहर r का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, इस 6 सेंटीमीटर, तो ये रख देना है। अब देख लीजिए ये कौन सा टच करता है ऑप्शन को, तो ये टच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी को, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है जो आपके सामने 33 नंबर में सभी प्यारे हमारे जवाब देने का प्रयास करेंगे। 33 का क्या होगा देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है। अब इस सवाल को समझिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है और थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री। तो आपको बताना है वृत्त के चाप की लंबाई। अब वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है, सब लोग पढ़े होंगे, थीटा बटा में 360 इंटू 2 पाई r। अब थीटा का मान 60 डिग्री दिया है तो ये रख लीजिए 60 डिग्री बटा में हो गया 360 और 2 पाई r, 2 पाई का मान आप रख लेंगे 22 बटा में 7, जबकि r का वैल्यूएशन आपको रख लेना है और यहां से मिल रहा है 21 तो ये रख लेंगे 21। कटा लेते हैं। 60 से ये कटेगा 6 बार में, 7 से कटेगा ये 3 बार में, 3 से कटेगा 6 को 2 बार में, 2 से 2 कटा 22 केवल बच गया। मतलब इस प्रश्न का हमारे सभी प्यारे जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी 22 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 34 नंबर में सभी प्यारों जवाब देंगे। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहां पर आयतन, इसके बाद समझिए, त्रिज्या में जो अनुपात होता है वही अनुपात उसके व्यास में होता है और वही अनुपात उसकी परिधि में होता है। और अगर इसका अनुपात से क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपसे पूछा गया तो इसका बस आप स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर होगा। लेकिन जब आयतन में पूछ दिया है प्यारे तो इसका करेंगे आप क्यूब, मतलब x³ अनुपात हो जाएगा y³। अब क्या पूछा है, अनुपात दिया है हमें आयतन का, मतलब ये भाग दिया गया है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल वाला पूछा गया है। तो 1 और 27 का आप वैसी संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे जो आपको निकल जाते। 1 और 3 मिला, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से बनाइए, जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं तो आपको जल्दी सवाल बनाने आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है 35 नंबर में, इसका जवाब हमारे सभी प्यारे देने का प्रयास करें। 35 क्या है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। संपूर्ण क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यह होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h और उसके बटा में
उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2πr(h). अब यहीं से देखिए 2πr तो हम यहीं से कटा लेंगे, मतलब मेरे पास क्या बचा, यहां पर बचा r+h। तो rh बचा हुआ है, तो देखिए त्रिज्या दिया हुआ है 80 और ऊंचाई दे दिया हमारे पास 20, तो 80 + 20 और बटा में h रखना है, मतलब आपको रख लेना ऊंचाई का वैल्यूएशन मेरे पास है 20, तो 20 तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 20। अब जो इसे कटा लीजिए तो मिल गया 5 ऊपर नीचे 1, मतलब 5:1 जो मिला है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। 36 देखते हैं। 36 का जवाब क्या होगा समझेंगे। 36 है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी। ये माध्यिका तो हम जानते हैं, सभी लोग खटाखट बता देंगे और क्वेश्चन का मिलान करते रहेंगे। आप कितना अभी तक हमसे पहले आप सवाल का जवाब दे पाए थे। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रम से सजाएंगे। तो पहले सबसे छोटी संख्या 7, उसके बाद 9, सॉरी माफ कीजिए 8 है, 8, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है और उसके बाद 15 है। अब काउंट कीजिए कितने हैं, 3, 3, 6, 1, 7, 3, 3, 6, 1, 7। बीच वाली संख्या चुन लीजिए, माध्यिका हो गए तो 10 हो गया माध्यिका, मतलब यहां से मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। इधर भी 3 इधर भी 3 बचे होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है प्रश्न नंबर 37 में। पहले 37 जवाब देंगे, उसके बाद 38 की ओर चलेंगे। आपको बताना है कि ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं इसका बहुलक क्या है। तो इसका बहुलक में सबसे ज्यादा बारंबारता वाली बहुलक होगा और देखने से किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा दिख रही है ये ढूंढिए जल्दी से। 50 मिलेगी तो 50 1 है, 2 है, 3 है और 3 कोई संख्या है 70 नहीं है, 2 बार है। चलिए 50 सही हो गया, 50 सबसे ज्यादा बार है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए एक छोटी सी स्पेशल घटना बता दें। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर ये सब क्वेश्चन ये 2021 का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। 2021 का एनुअल एग्जामिनेशन, माफ कीजिएगा 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है जो आप यहां पर जान रहे हैं। चलिए देखते हैं 38। आपको बताना है किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि x1 वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु जो है संगत बारंबारता के साथ x रेखनीय माध्य है तो इसका मान निकालना है। तो ये आपको निकाल के बताएगा, जो दिया गया है ये माध्य का सूत्र है इसका, इसलिए हम कहेंगे x रेखनीय इज राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। क्योंकि माध्य का ही सूत्र है, माध्य में पढ़े होंगे सिग्मा fx बाई सिग्मा f, तो वही माध्य का सूत्र है इसलिए माध्य ही निकलेगा और माध्य को हम x रेखनीय से ही दर्शाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 39 नंबर में जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है वो देखते हैं। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए अगर P है और नहीं होने की प्रायिकता P डैश है तो दोनों का योग हमेशा 1 होता है। तो आपसे नहीं होने की प्रायिकता पूछ दिया है, मतलब P डैश आपसे पूछ दिया गया तो 1 - P हो जाएगा। अब 1 - P ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये मिलता है आपको ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 40 को देखते हैं। 40 का जवाब एक बार जल्दी से जानने का हम प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है 40 में देखते हैं। प्रश्न है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए दोनों पासा पर आपसे 5 पूछा गया है, तो ऐसा पासा में केवल एक बार ही हो सकता है। तो प्रायिकता के मान निकालना है तो आपको NE/NS नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सम का यूज करना होता है। तो नंबर ऑफ इवेंट हमें केवल मिला है 1, तो 1 हो गया, जबकि नंबर ऑफ सम टोटल संभावना 36 बनते हैं तो बटा में 36 लिखेंगे, इसलिए हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 के बाद आ गया है स्क्रीन पर आपके सामने 41 नंबर में। इसका जवाब एक बार सभी लोग समझेंगे और काउंट भी करते रहेंगे आप कितने प्रश्नों का सही जवाब अभी तक दे पाए हैं। प्रश्न क्या है 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी फेमस। कैसे बनाएंगे चलिए करके बताते हैं। देखिए इन आंकड़ों का हमारे पास माध्य जो है वो कितना दिया है सवाल में, वो दिया है आपके सामने 7, तो इसका हम यूज कर लेते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ के और जितने होते हैं उतने भाग लगा देते हैं। तो सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और चूंकि 5 संख्या है तो 5 से भाग लगा देते हैं और इसका माध्य क्वेश्चन कहां है, कितना है 7 है। अब इसको सॉल्व कीजिए।
तो यहां देखिए जोड़िए 9, 5 और 4 9, 9 और 9 हो जाते हैं 18, 18 और 11 आपको जोड़ देना है। तो 18 और 11 जोड़ते हैं तो आपके पास 29 हो जाता है, 29 प्लस x हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 × 5 = 35। अब 29 को RHS में भेजिए, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको 35 में से 29 को घटाना होगा, और 35 में से 29 घटाएंगे तो 6 बचेगा, मतलब इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 42 नंबर में, इसका जवाब एक बार देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा खांसी ऐसा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना से ग्रसित नहीं है। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। अब मूलों की प्रकृति के लिए आपको d निकालना पड़ेगा। अगर d जो है 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, अगर d > 0 है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और d < 0 है तो मूल अवास्तविक होंगे। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। अब चलिए इसको निकाल के बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें d चाहिए, और d के लिए हमें चाहिए सूत्र होता है b² - 4ac। तो अगर इसका हम व्यंजक निकालते हैं तो b हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर - 4ac, a का मान 4 है और c का मान आपको 1 मिल रहा है। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके ये हो जाता है 16, मतलब आ गया 0, अर्थात d बराबर कितना आ गया 0। तो जब d 0 के बराबर है, इसका मतलब मूल वास्तविक और समान होंगे, बराबर होंगे, और ये ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी के साथ इस 42 में बढ़ चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है जो आपके सामने होगा 43 नंबर में, और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। प्रश्न क्या है, यदि 3α = 90 डिग्री तो sin अल्फा का मान क्या होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो 3α का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। अब यहां से अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री बाई 3 से कटाते हैं तो आपको मिल जाता 30 डिग्री। अब यहां पता लगा लेना साइन अल्फा, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको बताना है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और ये दिख रहा है ऑप्शन सी में। इस प्रश्न का सही आंसर सी हो गया। 44 देख लेते हैं इसी के साथ। आपको इसमें बताना यह है कि साइन 45 + थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करके थोड़ा सा आपको समझाने वाले हैं। थोड़ा सॉल्व करने लायक सवाल है, सॉल्व करके बताते हैं। तो अगर आप साइन को चेंज करते हैं तो साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा को इस पूरे को मान लेंगे तो 45 अब माइनस और ये माइनस हो जाता है प्लस थीटा। आप ये तो बात स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। और माइनस में है आपके सामने कॉस 45 माइनस थीटा। अब यहां से अगर चेंज करते हैं तो आपके सामने कॉस 90 में से 45 घटाते हैं 45 प्लस थीटा, और ये आपके पास हो जाता है माइनस कॉस 45 प्लस थीटा माइनस थीटा। थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर प्लस होना चाहिए। तो अगर आपके सामने ये प्लस होता है, चलिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर रहे हैं, यहां पर मेरा माइनस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप माइनस से इस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। ये सवाल सही था, ये माइनस ही होगा। तो cos 45 माइनस थीटा, और यहां भी माइनस, ये दोनों माइनस है समझ लेंगे, ये दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 0, और 0 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी के साथ 44 में बढ़ चलेंगे आगे। 45 को देखते हैं, 45 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, रैखिक समीकरण युग्म में 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल कौन से हैं। हल ज्ञात करने का और निकालने का सबसे आसान तरीका, जो आपके सामने ऑप्शन है उसको रख के समीकरण में जांच कीजिए। अगर संतुष्ट हो गया समीकरण तो वही आपका हल हो जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। x का वैल्यू 2 रखे तो 5 दूनी हो, यहां रखेंगे तो 10 हो जाएगा। अब प्लस y का मान 3 है तो 3 दूनी 6 होगा, 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। सही आया। दूसरे वाले में रख के जांच कर लीजिए। तो यहां से आपके आ गया 7 दूनी 14, जब x का मान 2 रखे, और 4 दूनी 8 4 3 12 माइनस 12, तो 14 में से 12 घटाते हैं तो 2 बचता है, जो मिल गया। मतलब यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर 45 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने है 47 नंबर में। इस सवाल का जवाब जल्दी से देके बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ समरूप है एवं क्षेत्रफल एबीसी का 36 है और क्षेत्रफल डीईएफ का 49 है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो याद करें, दो त्रिभुज अगर समरूप है
तो उनके एरिया का जो अनुपात होगा, मतलब एरिया ऑफ एबीसी बटा में एरिया ऑफ डीईएफ, इन दोनों का जो अनुपात होगा, इसका प्रमेय आता है कि संगत भुजा, मतलब संगत भुजा अगर ए बी लेते हैं तो ए बी बटा में डीई के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब ये कि आपको अगर भुजाओं का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल दिया है तो इस तरह से स्क्वायर भेजेंगे तो वर्गमूल होगा, वर्गमूल निकाल देना होगा। तो 36 बटा 49 का निकाल देना है आपको वर्गमूल, तो यह जगह 6:7, मतलब 6 बटा में 7। और ये मिला किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न में बढ़ चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है 47 में, इसका जवाब एक बार जान लेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, इस तरह का है कि एडी बटा में डीबी बराबर 3 बटा में 5 और एसी बराबर 5.6 है, तो एई बराबर कितना होगा? अब थोड़ा सा इसको हम फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। अब एबीसी त्रिभुज है, तो मान लीजिए हम एबीसी त्रिभुज इस तरीके से ड्राइंग कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं चलिए सी। अब डी जो है बीसी के समांतर है, तो बीसी के समांतर कौन हो गया? डीई हो गया। अब यहां पर एडी और डीबी ये 5, 3 और 5 दिया है, मतलब एडी का मान ये मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए 3 और ये डीबी का मान दे दिया 5। तो यह थेल्स प्रमेय लागू होता है, तो इधर का जो अनुपात है वही अनुपात इधर का भी होगा। तो एसी दे दिया आपको 5.6, एसी ये पूरा, यहां देखिए पूरा हो जाता है आपका 5 और 3 8, ये हो जाता है। तो आप यहां से अनुपात ज्ञात कर लीजिए, यहां से ए बी ले लीजिए, तो ए बी का मान आपको मिल गया 8 और उसके ए किधर है? ये वाला भुजा ए डी के तहत, तो ए डी आप ले लीजिए 3 और इधर से आप ले लीजिए 5.6 और इधर से आप ले सकते हैं, चूंकि आपका लग जो है ज्ञात करना है। अब इसे आप कैंसिलेशन करके सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो 8 से कटेगा 8 7 56, मतलब ये 0.7 आएगा और 7 21, मतलब x का मान आ जाएगा 2.1 और ये मिला किस ऑप्शन में? तो मिला है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे ये प्रश्न हम आपको थेल्स प्रमेय के अनुसार बना के बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 48 नंबर में। इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो इस जीवा की लंबाई क्या है? पहले ड्राइंग करेंगे, समझ में तब आएगा। चलिए हम आपको ड्राइंग करके समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास एक कोई वृत्त है, ठीक है। अगर ये वृत्त आपके सामने है तो इस पर क्या पूछा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा, मतलब वृत्त पर एक जीवा है और वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। मान लीजिए कि इस तरीके से हम इस पर एक ड्राइंग कर दिए जीवा और वृत्त के केंद्र पर कितना बनाती है? समकोण बनाती है। चलिए इस तरीके से आपके सामने हम बना देते हैं, ये समकोण है। समझने के लिए समझ जाएंगे ऐसे। ये जो आपके सामने इस तरीके से हम बना देते हैं समकोण। अब क्या पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी? कि तो अगर ये 10 है, ये समकोण है, तो जीवा आपसे पूछा गया है, तो जीवा का जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 10√3, अर्थात ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 49वें में और उसके बाद आपके सामने है 50वां। 49 देखिए, cos 60, cos 30, sin 60, sin 30, इसका मान बताना है। काफी आसान है, मान सबका आसानी से रख लीजिए। cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 30 का मान ये पढ़े होंगे आप लोग, cos 30 का मान होता है √3/2 और माइनस में sin 60 का, तो sin 60 का मान होता है √3/2 और गुना में sin 30 इसका मान होता है 1/2। अभी देखिए दोनों के दोनों ये वाला पद और ये वाला पद बराबर आ गया, दोनों माइनस में है तो 0 हो गया, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर जानते हैं और उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग ऐसे ऐसे वीडियो का लाभ उठा सकें। क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्या है अंतिम। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक अगर समीकरण इसमें चर की संख्या जो होगी 1 होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम और कमेंट में जरूर बताइए आपको आज के सेक्शन में कितने अंक प्राप्त हुए थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।